नमस्कार, मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ, मतदाता हूँ और नागरिक और मतदाता होने के कारण भारत में हर चुनाव में एक मतदाता के रूप में हिस्सा लेता हूँ और अपने पसंद की सरकार चुनने का प्रयास करता हूँ। मैं भारत का एक आम नागरिक होने के नाते मैं किसी पार्टी या दल का सदस्य अस्थायी रूप से नहीं हूँ। हाँ, जो दल या जो पार्टी या जो गठबंधन बेहतर कार्य करता है, उसका हम समर्थन करते हैं, उसके प्रति अपना मतदान करते हैं। तो हम जिस मतदान के द्वारा जिस गठबंधन या जिस सरकार को स्थापित करते हैं, उसके कार्यों का मूल्यांकन एक मतदाता होने के कारण मैं कर रहा हूँ। इसे कोई संस्थागत रूप से नहीं कर रहा हूँ। पिछले 2 टर्म में हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चली और तीसरी बार भी उनके नेतृत्व में सरकार स्थापित हुई है। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस चुनाव में विपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भी एक अच्छा नेतृत्व के रूप में विपक्ष को ला खड़ा किया है। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को भी और विपक्ष के सभी नेताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं एक आम नागरिक होने के नाते पिछले 2 टर्म का मूल्यांकन करना चाहूँगा और इसे आपके बीच शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है मेरे ये विचार या मेरा ये मूल्यांकन, मेरा ये उद्गार आप लोगों के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, जनमानस तक पहुँचे और इसमें कुछ परिवर्तन हो, इसमें कुछ विचार हो। तो आइए हम उस मूल्यांकन की तरफ जा रहे हैं और मैं बता दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है, मेरी अपनी राय है, मेरा अपना मत है। मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय से लेकर 2 टर्म के बीच में हमने कुछ उनके बेहतरीन कार्यों का मूल्यांकन किया। उनके कुछ बेहतरीन कार्य हमें बहुत ही पसंद आए, बहुत ही अच्छा लगा। उसे मैं नोट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, इसमें दो राय नहीं है, जिसकी गणना एक छोटे से बोर्ड पर संभव नहीं है। फिर भी कुछ कार्यों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जैसे उन्होंने वीआईपी कल्चर का खात्मा किया, ये मुझे बहुत पसंद आया। हम देखते थे कि पंचायत के एक साधारण से प्रतिनिधि भी अपनी गाड़ी पर लाल रंग का बत्ती लगाकर घूमते थे, हूटर बजाते हुए, सायरन बजाते हुए। मैं मानता हूँ कि वो हूटर या सायरन जिस चीज़ का भी प्रतीक हो, सम्मान का प्रतीक हो, लेकिन बहुत सारे लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक तरह से वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने का प्रयास किया और उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जनप्रतिनिधि भी सामान्य व्यक्ति ही होता है और वो जन सेवा के लिए ही निर्वाचित हुआ है। आतंकवाद पर इस सरकार का बहुत ही सख्त रुख रहा है। इसके पूर्व की सरकारों में हमने देखा है कि आतंकवादियों पर बहुत कुछ न किया जाता था। ये पहली बार सरकार को हमने देखा कि आतंकवादियों को फांसी की सजा दी गई। इससे कम से कम आतंकवाद पर कुछ हद तक रोक अवश्य लगी। इसके पूर्व की सरकारों को मैंने देखा आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति बहुत ही उदासीन रही थी, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा वर्तमान गवर्नमेंट का कि आतंकवाद के प्रति इन्होंने कड़ा रुख अपनाया, इसमें दो राय नहीं है। महिलाओं के जहाँ मुस्लिम समाज में भी जो महिलाओं के ऊपर जो भी परंपराएं थोपी गई थी, तो 3 तलाक बिल लागू करके महिलाओं को उद्धार करने का कार्य किया वर्तमान गवर्नमेंट ने, जो कि हमें बहुत ही बेहतर लगा। जम्मू और कश्मीर के प्रति वर्तमान सरकार की जो नीतियां थी बहुत ही आकर्षक रही। जम्मू कश्मीर के प्रति पूर्व की सरकारों की जो नीतियां थी बहुत उदासीन रही। हम देखा करते थे कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बलों पर हमले होते थे, सैन्य बलों के साथ ज़्यादती होती थी, सैन्य बलों का उपहास और अपमान किया जाता था और सरकार मौन रहती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस पर पाबंदी लगाई और जम्मू कश्मीर के प्रति अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन लाया, जो कि मैं उसे बहुत ही पसंद करता हूँ। वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है वो भी बहुत ही कारगर। इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व की सरकारों की विदेश नीति गलत थी। पूर्व की सरकारों के द्वारा ही जो क्या बोलते हैं, जो पदचिन्ह स्थापित किया गया था, उसी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ते हुए भारत के मान सम्मान को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान हमने देखने का मौका मिला, हमने देखा कि
सऊदी अरब जैसे मुस्लिम कंट्री में भी राम मंदिर स्थापित हुए, हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर स्थापित हुए और ससम्मान स्थापित हुए, और वहाँ के राजनयिकों ने भी उसका भरपूर सम्मान किया और इज्जत के साथ स्थापित किए। हमारे कई ऐसे चित परिचित और मित्र बंधु विदेशों में रहते हैं, रोजी रोजगार के सिलसिले में रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि वहाँ भी मुस्लिम कंट्री में भी मंदिर स्थापित किए गए हैं, क्योंकि हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो विदेश नीति के रूप में भी वर्तमान सरकार की जो पहल रही बहुत ही अच्छी रही। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं देखता हूँ कि आर्थिक पिछड़ों को 10% का आरक्षण दिया गया, जो कि वास्तविक हकदार वही लोग हैं। आरक्षण का जो मूल तत्व है वो आर्थिक था। पिछड़ा कौन है? पिछड़ा वही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़ा वही है, कमजोर वही है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो दरअसल आरक्षण उसी को मिलना चाहिए। तो 10% का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया अति पिछड़ों को, जिसे EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा जाता है। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अनछुए पहलू पर उन्होंने टच करने का प्रयास किया, और ये इस उपलब्धि को मैं इस सरकार की सबसे बड़ा कार्य मानता हूँ। राम मंदिर विवाद का खात्मा और निर्माण, यद्यपि कि राम मंदिर के निर्माण का विवाद जो है चल रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा ही समाधान हुआ, लेकिन फिर भी उपलब्धि के रूप में आम जनमानस यही देखती है कि मोदी राज में ही उस समस्या का समाधान हुआ। हालांकि आम जनता की नज़र में मोदी के द्वारा ही राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था वो समाप्त हुआ और राम मंदिर वहां पर स्थापित भी हुआ। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, इसमें दो राय नहीं है। और संयोग इस बात का रहा कि फैसला भी इस तरह हुआ जिसमें सभी वर्गों को संतुष्टि मिली, सभी वर्गों को न्याय मिला। हिंदू समाज को भी न्याय मिला और मुस्लिम संप्रदाय को भी न्याय मिला। भ्रष्टाचार पर नकेल की कोशिश, यद्यपि कि भ्रष्टाचार पर पूर्ण नकेल नहीं कसी जा सकी है और उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की है। कम से कम एक्सपेरिमेंट जरूर किए हैं कुछ। और वर्तमान सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं, अधिकतर जो मंत्री या टीम है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नीतियों या केंद्रीय शक्ति को मैं देखता हूँ, वर्तमान सरकार के नेतृत्व को देखता हूँ कि भ्रष्टाचार से दूर रहने का प्रयास कर रही है। और इसमें मज़ा और आता जब उसके सहयोगी मंत्री, जितने सहयोगी पार्टियां हैं, जितने सदस्य हैं, वो सभी लोग इस पर अड़िग रहते तो और भी बेहतर होता। सर्जिकल स्ट्राइक ये आकर्षण का केंद्र रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और जो आतंकवाद के प्रति या घुसपैठियों के खिलाफ या जो नियंत्रण रेखा है जम्मू कश्मीर में, उसके आसपास जो विरोधी जो देश हैं, उनकी सीमा के अंदर से जो घुसपैठ हो रहे थे या उसकी तैयारी हो रही थी या अघोषित युद्ध की तैयारी हो रही थी, उस पर कड़ा रुख अपनाते हुए और सरकार ने जो हिम्मत दिखलाई और जवानों ने जो साहस का परिचय दिया, वो काबिल तारीफ है। और वो एक सही निर्णय वाले गवर्नमेंट से ही संभव है। तो वर्तमान सरकार की यह भी बहुत नीति जो है बहुत अच्छी लगी। किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके पहले किसी सरकार ने किसानों को डायरेक्ट खाते में इतनी राशि उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, जो कि वर्तमान गवर्नमेंट ने शुरू किया। क्योंकि किसान वर्ग वो वर्ग होता है जो दूसरों को तो अनाज उपलब्ध कराता है, दूसरों को पेट भरने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन किसान सालों भर अभाव से ग्रसित रहता है। समय पर उसे खाद और बीज बोने की भी किल्लत होती थी। इस दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ किसानों को। मुफ्त राशन वितरण, जो समस्याएं थी भूखमरी की, कहीं कहीं से शिकायत मिलती थी कि भूख से लोग मर गए, खाने के लाले पड़ रहे हैं, वहाँ इस सरकार ने मुफ्त राशन वितरण का जो कार्यक्रम चलाया, ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा। इसमें दो राय नहीं है। इस बढ़ती हुई महंगाई में इस योजना ने नागरिकों को डूबते को तिनके का सहारा दिया है। तो ये योजना भी सरकार की छोटी ही सही लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी योजना और बहुत बड़ी उपलब्धि इस योजना के द्वारा कही जा रही है, कही जा सकती है। आयुष्मान कार्ड योजना, जो कि गरीबों को मुफ्त में इलाज करने की जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है सरकार की, हाँ जरूरी है इसमें और अधिक पारदर्शिता लाने की और इसे और अधिक कारगर बनाने की। तो ऐसे कई ऐसे कार्य हैं, जैसे वर्तमान सरकार ने कई जगह एम्स की स्थापना की, कई जगह ऐसे कार्य किए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर सरकार की कुछ न कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो उसके सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती हैं। जैसे कांग्रेस ने भी
अभूतपूर्व कार्य किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। अपने देश में कांग्रेस के कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने वो काम किया और उस समय काम किया जब देश में कुछ भी नहीं था, और उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, अनेक औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की, तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए। लेकिन एक गलती इंदिरा गांधी की, जो कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया थी और हमारे देश के सफल प्रधानमंत्रियों में से एक, लेकिन एक उनकी गलती, इमरजेंसी, वो उन पर भारी पड़ी और उनकी सारी लोकप्रियता को समाप्त कर दी। यहाँ तक कि उनका अंततः दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि दुखद अंत हुआ, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति रही है। तो एक गलती, उसी प्रकार वर्तमान सरकार की भी कुछ न कुछ गलतियां हैं, कुछ न कुछ विफलताएं हैं। जैसे कि नोटबंदी लागू की गई थी, इसके पीछे सोच तो सही था कि जो हमने सुना था कि जाली नोट छापने की प्रक्रिया चल रही है विरोधी देशों के द्वारा और गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, जमाबंदी की जा रही है, नाजायज रूप से धन इकट्ठा किया जा रहा है, तो बिना सूचना के रातों रात नोटबंदी जारी करने का फैसला किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कहाँ तक सफल रही, लेकिन एक गलती हुई 2000 का नोट जारी करके। उतनी बड़ी रकम की नोट जारी करना थोड़ा अटपटा जरूर लगा और अंततोगत्वा उस नोट को वापस लेना पड़ा। आप देख रहे हैं कि 2000 का नोट का प्रचलन बंद हो गया। तो पेट्रोलियम की बढ़ती हुई महंगाई जो है, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती महंगाई जो है, महंगाई का मुख्य कारण होती है। आज यातायात कहें या कंपनियों का, फैक्ट्रियों का संचालन कहें, उसमें पेट्रोलियम की अहम भूमिका है। ये औद्योगिक और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर ये महंगी होगी तो हर चीज़ महंगा होगा। तो कम से कम सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए था। कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत थी, जो कि संभव नहीं हुआ। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और पेट्रोलियम पदार्थों में अगर महंगाई बढ़ी तो देश की सब कुछ, सारी वस्तुओं में महंगाई बढ़ जाएगी। बेरोजगारी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूर्व की सरकारों में बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी पूर्व की सरकारों में भी थी, वर्तमान की सरकार में भी है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी के प्रति वर्तमान सरकार का जो रवैया है, वो थोड़ा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उदासीन है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये कड़वी सच्चाई है। नाम परिवर्तन, हमने देखा इस सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धियाँ या सफलताएँ कहें या विफलताएँ कहें, मुझे तो नहीं लगता कि इसे कोई खास पड़ा। अब उदाहरण के तौर पर, पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, लेकिन उससे कहाँ तक लाभ हुआ, जनमानस को क्या लाभ हुआ, देश को क्या लाभ हुआ, ये नहीं बताया गया। कई शहरों का हमने देखा कि नाम बदल दिया गया, जैसे इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। ठीक है, प्रयागराज तो पहले भी था, आधिकारिक रूप से आपने घोषणा कर दी प्रयागराज, तो क्या हुआ? हम तो आज भी उसको इलाहाबाद ही कहते हैं। मुगल सराय है, उसको आप दीनदयाल उपाध्याय या जो भी नाम दिए हैं, लेकिन आज भी वो मुगल सराय के रूप में ही जाना जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, देश को क्या मिला? कुछ इस तरफ ये जो गतिविधियां हैं, आपके जो समर्थक हैं या जो आम नागरिक हैं, उनके मन में कुछ सवाल जरूर पैदा किए हैं। जो भी तर्क हैं, मैं मानता हूँ आपके विचार अलग होंगे, जो भी सोच हो सकता है बेहतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल जरूर छोड़ता है सामान्य नागरिक के होने के नाते। मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री का जो, मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं देखता हूँ कि अति परंपरावादी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए था। कुछ कुछ ऐसी गतिविधियाँ, जैसे हमने देखा कहीं कंदरा में जा कर के तपस्या करने लगे अचानक। अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ, और इस चुनाव में जिस दिन मतगणना होनी थी, हमने देखा कि कहीं समुद्र के किनारे तमिलनाडु के आसपास तपस्या में लीन हो गए। तो तपस्या करना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने सुना है, हम अपने पूर्वजों से भी सुना है कि तपस्या छुप कर की जाती है, दिखा कर नहीं की जाती है, और पूजा हृदय से की जाती है। हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो समय होता है बहुत ही कीमती होता है। एक एक समय कीमती होता है, और उसका सदुपयोग करें, और उसका थोड़ा साइंटिफिक तो ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं कि वर्तमान सरकार की एक सबसे बड़ी विफलता जो है सामने आई है, वो है फौज में अग्निपथ स्कीम लागू करने। इसके पीछे मैं मानता हूँ सरकार की विभिन्न तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्व सेनाध्यक्ष एम एम नरवणे साहब, शायद उनका नाम था,
सीडीएस थे, उनकी एक किताब आई थी। उन्होंने बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था वो, यद्यपि उस पर बहुत ही जल्दी विराम लगा दिया गया, जो भी कारण है, लेकिन ये विराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं न कहीं अग्निपथ स्कीम इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है और यही स्कीम है, एकमात्र यही कारण है कि इस बार सरकार का जो दावा था कि 400 आंकड़े पार हो जाएँगे, 400 आंकड़े पार हो जाएँगे, एकमात्र यही स्कीम है जो 400 आंकड़े पार नहीं होने दिया, 240 पर लाकर पटक दिया। और एकमात्र यही स्कीम है जिसे वापस लेने का दावा करके विपक्ष बहुत ज़्यादा आंकड़े प्राप्त कर लिए। राहुल गांधी या विपक्षी दल जहां भी गए रैलियों में खुलेआम आश्वासन दिया, खुलेआम कहा कि अग्निपथ योजना हमारे देश और हमारे फौज को कमज़ोर करने वाली योजना है और हमारी सरकार बनेगी तो हम इस योजना को वापस लेंगे और सभी अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे, अस्थायी करेंगे और पूर्व की भांति फौज में अस्थायी भर्तियां ही होंगी। यही कारण है कि विपक्ष को बहुत अच्छा बहुमत मिला और पक्ष को इसी स्कीम के कारण कम बहुमत मिला। अब रह गई बात कि वर्तमान सरकार कहती है कि इस स्कीम को बहुत सोच समझ कर लाया गया, जो भी विकल्प हो। कहीं कहीं तर्क दिया जाता है कि देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, पेंशन, वेतन, बहुत बोझ बढ़ता जा रहा है जिसके कारण ये सब करना पड़ा। तो सवाल ये है कि आर्थिक बोझ बढ़ रहा है देश पर, तो कटौती केवल फौज से ही क्यों? नेताओं और मंत्रियों को 2-2, 3-3 पेंशन मिलता है, इतने भत्ते मिलते हैं, वहाँ भी कटौती की जा सकती है। विश्वविद्यालयों में देखते हैं कि बहुत सारे बड़े-बड़े प्रोफेसरों को इतना वेतनमान दिया जाता है, वहाँ भी थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है। अन्य सेवाओं में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी बहुत कुछ हद तक कटौती की जा सकती है। केवल फौज से ही कटौती क्यों? और दूसरा तर्क दिया जाता है कि जवां फौज होगी, फौज में अधिकतर युवा होंगे। तो क्या हमारी फौज आज तक बूढ़ी फौज थी? हमारी यही फौज थी कि 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला पोस्ट पर, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बॉर्डर फिल्म बनी थी, वहाँ पर यही फौज हमारे देश की फौज थी। मात्र 120 जवान थे और 2000 पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला किया था। क्या हमारे देश की फौज अभी तक कोई युद्ध हारी है? आप कौन सा युद्ध सौंपे हैं और कौन सा युद्ध हारी है कि आपको ये स्कीम लाने की ज़रूरत पड़ी? यह स्कीम निश्चित तौर पर फौज को कमज़ोर करेगी। ऐसा एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ। आपके उन विचारों से मैं सहमत नहीं रहता हूँ। आपकी सरकार है, आप इसे जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं अपनी राय अवश्य दूंगा, ये मेरा हक है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस योजना को वापस लिया जाए और सभी जो वर्तमान में भारतीय अग्निवीर हैं उन्हें परमानेंट कीजिए और फौज में पुनः पूर्व की भांति अस्थायी बहाली कीजिए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतर संकल्प होगा, बहुत ही बेहतर स्थिति होगी। और जो भी कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी त्रुटियां हैं, उसे सुधार करके नए सिरे से बेहतर कार्य करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय भी आपका होगा और विपक्ष का भी आपका साथ होगा और आम नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।